पहले जिन बयानों को 164 सीआरपीसी के बयान कहते थे वे अब 183 बीएनएसएस के बयान कहलाने लगे हैं। कानून में परिवर्तन हो गया है। हम इन्हें समझने के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेटी बयान कहेंगे ताकि 164 और 183 का कोई भेद आपको ना रहे। यदि गवाह ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 2 बार 183 बीएनएसएस के मजिस्ट्रेटी बयान दिए हों तो कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला कि ट्रायल के दौरान दोनों में से कौन सा बयान एडमिसिबल होगा। दूसरा, 2 मजिस्ट्रेटी बयानों में से किस वाले बयान की एविडेंशियरी वैल्यू अधिक होगी। तीसरा, गवाह को 2 मजिस्ट्रेटी बयानों पर कैसे क्रॉस किया जा सकेगा ताकि दोनों की वैल्यू को 0 किया जा सके। दोनों बयानों का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी क्रॉस करने की विधि आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। कोई गवाह कुछ कहता रहे लेकिन जो भी मजिस्ट्रेटी बयान होते हैं उनके बारे में यह बात कभी नहीं मानी जाएगी कि वे पहली बात डरा धमका कर लिए गए हैं। उन बयानों के समय गवाह असुरक्षित था या महसूस कर रहा था। और तीसरी बात कि वे बयान देते समय गवाह पुलिस के प्रभाव में था। हमेशा यह माना जाता है कि मजिस्ट्रेटी बयान के देने के समय गवाह बिल्कुल सुरक्षित था और मजिस्ट्रेट को अपनी बात कह रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये मजिस्ट्रेटी बयान जो 164 सीआरपीसी में 183 बीएनएसएस में होते हैं, ये सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होते और इनको भी विश्वसनीयता पाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन की परीक्षा से गुजरना होता है। हिमाचल के जिला मंडी के एक केस में पीड़िता के पहले मजिस्ट्रेटी बयान में छेड़छाड़ की व घर में घुसने की घटना बताई गई थी। उसमें बताया गया था कि जब मैं गली से गुजर रही थी तो आरोपी ने मुझे फ्रेंडशिप करने का ऑफर दिया। फिर 7 अगस्त 2024 की शाम को 7 बजे हमारे घर के सामने आकर आरोपी ने पूछा कि तूने जवाब क्यों नहीं दिया, मैं तुझे तेरे घर से उठाकर ले जाऊंगा। और फिर 8 अगस्त की रात को 3 बजे के आसपास आरोपी हमारे घर की दीवार से कूदकर घर के अंदर आ गया। पापा, भाई व चाचा ने उठकर टॉर्च से देखा तो वह ईंटों के पीछे छिपा हुआ मिला। पुलिस के आने पर आरोपी छुड़ाकर भाग गया। दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान में पीड़िता ने उसे जबरदस्ती शारीरिक संबंधों का केस बना दिया था। उसमें बताया था कि पहला 183 का बयान पुलिस के दबाव में ठीक से नहीं दिया गया था, उसमें सच बात नहीं बताई जा सकी थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी व उसका दोस्त टिंकू मुझे स्कूल आते जाते छेड़ा करते थे, यानी कि इसमें एक नए आरोपी को भी उसने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, टिंकू को। एक दिन उन्होंने मुझसे पानी मांगा था। जुलाई 2024 में टिंकू ने मुझे एक प्लॉट में बुलाया, वहां आरोपी पहले से मौजूद था। आरोपी ने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और टिंकू ने वीडियो बना ली। फिर वीडियो के नाम से वे लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगे। 8 अगस्त 2024 को रात में 3 बजे आरोपी मेरे कमरे में घुसकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे घर वाले उठे तो वह ईंटों के पीछे छिप गया। मेरे चाचा ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस आई तो वह भाग गया। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मजिस्ट्रेटी बयान में बताई गई कोई घटना दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान में नहीं बताई गई थी। दूसरे बयान में जो भी बताया था वह बिल्कुल नया था, पहले वाले बयान में नहीं बताया गया था और न ही दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान से संबंधित कोई भी बयान पुलिस को सेक्शन 161 के तहत दिया गया था। हमने इस केस को बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि यह केस यहीं इसी पॉइंट से टूट जाएगा। हमारी जिम्मेदारी थी कि पीड़िता का क्रॉस हम दिल्ली से तैयार करके स्थानीय वकील साहब के पास भेज दें। हमने उनको भेज दिया, उन्होंने पढ़ा और क्रॉस करने की तैयारी शुरू कर दी। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। हमने अपने लोकल एडवोकेट को क्रॉस में लिखकर बता दिया था कि मजिस्ट्रेटी बयान को 162 सीआरपीसी या नए 181 बीएनएसएस से हिट नहीं किया जा सकता है।
जैसे पुराने समय में कर दिया करते थे दूसरे पुलिस बयान को। इसलिए इसे क्रॉस द्वारा खारिज करने के लिए इसको सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट या नए में 148 बीएसए की तकनीक लगानी होगी। जब भी हम सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट या 148 बीएसए के तहत क्रॉस करते हैं तो इसमें पुरानी बात को गवाह द्वारा पढ़वाया जाना होता है या उसे पढ़कर सुनाया जाना होता है। यदि गवाह को पढ़कर यह नहीं सुनाया गया या उसको पढ़वाया नहीं गया तो सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट की प्रोसीजर पूरी नहीं होती है और आप मजिस्ट्रेटी बयान को कानूनी रूप से काट नहीं पाते हो। इसलिए गवाह को मजिस्ट्रेटी बयान का वह हिस्सा हमेशा पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप नक्शा मौका भी देखिए। घर में केवल 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, पीछे कुछ छप्पर वगैरह हैं। घर में पीड़िता, उसकी माता, पिता, भाई और चाचा चाची वहां रहने वाले बताए गए हैं। घटना 8 अगस्त की है। ध्यान दीजिए कि लड़की ने पिता व चाचा द्वारा टॉर्च जलाकर आरोपी को ढूंढने की बात अपने मजिस्ट्रेटी बयान में कही है, यानी कि इस घटना के समय वहां पर लाइट नहीं थी। उमस वाली गर्मी में, अगस्त के महीने में बड़ी उमस होती है, उमस वाली गर्मी में एक छोटे कमरे में सोते हुए 6-7 लोगों के बीच पीड़िता के साथ जबरदस्ती हुई और शारीरिक संबंध पूर्णता से बने और इस दौरान किसी को पता भी नहीं चला। यह कैसे हुआ होगा? हमने इस मौका पर लड़की से लंबे सवाल जवाब किए। हमने उस कमरे में रखे हुए घर के सामान्य सामान के बारे में सवाल पूछा। क्या रखा था? अलमारी थी, मेज थी, कुर्सी थी। हमने यह भी पूछा कि आपके पिता आपकी चाची के जेठ लगते हैं तो क्या दोनों एक ही कमरे में अगल बगल सोते हैं? और लड़की कुछ भी जवाब दे, हाँ कहे या ना कहे, लेकिन ट्रायल जज को तो समझ में आ ही जाएगा कि इस सवाल का क्या मतलब होता है। हमने पूछा कि सब लोगों की खाट या पलंग कमरे में आ जाते हैं या आप लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हो? कुछ भी हो, गवाह के भीतर से झूठ को हम बाहर निकाल ही लेते हैं। इस केस में पहले मजिस्ट्रेटी बयान को पुलिस दबाव में दिया हुआ बताकर इस पीड़िता ने दूसरा मजिस्ट्रेटी बयान दिया था। हमारा कानूनी दायित्व तो यह था कि पहले मजिस्ट्रेटी बयान के सामान्य होने को स्थापित करें, पुलिस के दबाव को उसमें से खंडित करें और दोनों मजिस्ट्रेटी बयान के कंटेंट को खंडित करें। कंटेंट किसी भी मजिस्ट्रेटी बयान का नहीं आना चाहिए। पीड़िता हमारी यह सहायता कर रही थी कि पहले मजिस्ट्रेटी बयान के कंटेंट को तो वह खुद ही खंडित कर रही थी, तो हमें केवल दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान के कंटेंट को खंडित करना शेष था। हमने क्रॉस में उससे सारे सवाल पूछे कि पहले मजिस्ट्रेटी बयान के समय जज साहब ने पूछा था ना कि कोई दबाव, प्रभाव या भय तो नहीं है, और आपने मना किया था। उस समय आपने कहा था कि आपको यह पता था कि आप जज साहब के सामने बयान दे रही हैं। हमने यह भी कंफर्म करवाया लड़की से कि पहले मजिस्ट्रेटी बयान में जो भी झूठ बोलना पड़ा वह केवल पुलिस के डर से बोलना पड़ा। पुलिस के डर के अलावा कोई भी दूसरा डर आपको नहीं था। और उसने कहा हाँ यही है। अंत में नंबर आया दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान को तोड़ने का। हमने पूछा कि दूसरा मजिस्ट्रेटी बयान देने के समय आपके ऊपर दबाव डालने वाले किसी पुलिस वाले का हुलिया, नाम या कोई और पहचान आपने जज साहब को बताई थी क्या? उसने कहा नहीं। ऐसा कोई दिन, दिनांक व समय दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान में आपने बताया था क्या जब पुलिस ने आप पर दबाव डाला हो? उसने कहा नहीं, यह भी नहीं बताया। हमने फिर पूछा, देखिए इस मजिस्ट्रेटी बयान में यह भी कहीं नहीं लिखा है कि किसने कब दबाव डाला था आपके ऊपर, आपने बताया नहीं था क्या? उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बताया था। अब अंतिम प्रहार करने का अवसर आ गया था। हमने पूछा कि दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान में आपने जिन शारीरिक संबंधों का आरोप लगाया है वे आरोप आपने ना तो पहले किसी लिखित या किसी मौखिक बयान में लगाए हैं और ना ही पहले वाले मजिस्ट्रेटी बयान में लगाए हैं। ये बात तो सही है ना? बोली हाँ, ये आरोप नहीं लगाए हैं, अपनी लाज का डर था। यह पीड़िता यह तो कह नहीं सकती थी कि हाँ लगाए थे, क्योंकि यदि वह ऐसा कहती तो हम उसे केस फाइल के रिकॉर्ड से कन्फ्रंट कर देते। यही क्रॉस की महत्ता होती है कि सही विधि से यदि क्रॉस को किया जाए तो वह सब झूठ को पकड़कर बाहर निकाल देता है। चलते चलते हमने यह भी पूछा कि जिन शारीरिक संबंधों का आरोप आपने लगाया है उसके बाद आपके शरीर पर, निजी अंगों पर कोई चोट या मारपीट का निशान भी नहीं बना था ना, और इसीलिए आपने उसे किसी डॉक्टर से भी अपना परीक्षण नहीं करवाया था। जब हमने यह सवाल पूछा तो पीड़िता कोर्ट में रोने लगी।
आरोपी को तो जेल में भेजते नहीं हो और मुझसे लगातार सवाल पूछ रहे हो, यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है। YouTube पर देखी गई वीडियो का प्रभाव उस पीड़िता के ऊपर देखा जा सकता था। जज साहब को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दें। तो आप लोगों के लिए यह है कि जहां भी 164 या 183 BNSS के बयान हो तो पहले बयान को दूसरे से तोड़ो और दूसरे बयान को केस की सामान्य परिस्थितियों से तोड़ो, क्योंकि जिस समय तक दूसरा मजिस्ट्रेटी बयान रिकॉर्ड होगा तब तक इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका होगा और दूसरे मजिस्ट्रेटी बयान तथा इन्वेस्टिगेशन के बीच में बहुत सा अंतर आ चुका होगा। यदि आपको इस तरह के उलझन वाले केसेस से परेशानी हो रही है तो आप हमसे इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता ले सकते हैं। तो आप हमसे इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता ले सकते हैं ताकि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से हो पाए और झूठे गवाह आपको सजा ना करवा सकें। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।